नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी लोगों के सामने आया हूं एक स्पेशल सेशन को लेकर, जिसमें मैं एड्रेस करने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको पूछ पूछ कर आप सभी लोग मुझे परेशान करते रहते हो। और वो है कि टाइम टेबल हम लोग कैसे बनाएं, अपनी जो स्टडीज हैं उनको सिंक इन कैसे करें, जिससे हमें अपने समय का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और एक इंटरेस्ट भी बना रहे, ऐसा बोरियत वाला माहौल ना बने ओवर डेज। तो उसके बारे में मेरे कुछ सजेशंस हैं, कुछ छोटी छोटी बेसिक बेसिक सी बातें हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। वो सारी ऐसी ही बातें हैं जो मैं अपने लिए भी फॉलो करता हूं जब मैं अपनी सेल्फ स्टडी करता हूं, और मुझे लगता है कि ओवर टाइम ये काफी कारगर साबित हो सकती हैं। देखो दोस्तों, बड़े छोटे छोटे से फैसले होते हैं जिनको अगर हम लोग सही ले लें, उनका हमें बहुत बड़ा फायदा होता है ओवर टाइम। तो एक सही टाइम टेबल को बनाना और उसको सही तरीके से फॉलो करना भी वही एक छोटा फैसला है जो आपके सिलेक्शन होने या ना होने तक का फर्क लेके आ सकता है। तो बहुत बेसिक सी बात है। देखिए, सबसे पहले जब आप टाइम टेबल बनाने बैठ रहे हैं, तो आप एक चीज को डिसाइड करिए कि आप एक दिन के अंदर ऑन एन एवरेज कितना समय दे सकते हैं, जहां पर आपको कुछ भी और नहीं करना है। वो कितना समय है जो आप ऑन एन एवरेज दे पाओगे डेली बेसिस पे। ऐसा नहीं कि मैं मंडे को फ्री हूं तो मंडे को दे सकता हूं पर ट्यूसडे को नहीं दे पाऊंगा, उसका कोई फायदा नहीं। हमेशा टाइम टेबल ऐसा बनाएं जिसमें कंटिन्यूटी हो, जो अप्लाई होता हो पूरे हफ्ते के दौरान, संडे को छोड़। मंडे से सैटरडे आप उसको बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल मैनर में फॉलो कर सकते। ठीक है, कभी भी टाइम टेबल ऐसा नहीं हो जो समय के हिसाब से खिंच जाए और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ऐसा नहीं। इट हैज टू बी कंसिस्टेंट, सस्टेन्ड टाइम टेबल हम लोगों को चाहिए। तो सबसे पहला फैसला तो यही करना है दोस्तों आप लोगों को कि ऑनेस्टली आपको क्या लगता है कि एक दिन के अंदर आप कितना समय दे सकते हो अपनी सेल्फ स्टडी। अब यहां पर हर एक बच्चे की अलग परिस्थिति है। आप में से कई ऐसे बच्चे हैं जो शायद अभी एलएलबी कर रहे हैं, तो उनको कॉलेज भी जाना है, तो उनके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, फिर क्लासेस वगैरह भी लेनी पड़ती हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो शायद जॉब कर रहे होंगे या इंटर्नशिप कर रहे होंगे, इनके लिए फिर टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका पूरा फ़ोकस शायद अभी के समय पे तैयारी पे ही है और उनकी एलएलबी वगैरह भी पूरी हो चुकी है, तो उनके पास अच्छा खासा समय है देने के लिए। अगर दोस्तों आप लोग इस तीसरी कैटेगरी को बिलॉन्ग करते हो, तो आप अपना टाइम टेबल बनाओ सेल्फ स्टडी का, जो कम से कम 6 घंटे का होना चाहिए। और ये 6 घंटे दोस्तों मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ। इसमें आपकी जो क्लासेस होती हैं, चाहे वो कोचिंग की क्लासेस हो या अदरवाइज़ क्लासेस हो, वो काउंट नहीं हो। 6 आवर्स जो आपकी सेल्फ स्टडी है, और मैं जो टाइम टेबल की बात कर रहा हूँ वो उसी सेल्फ स्टडी की ही बात कर रहा हूँ, इसी सेल्फ स्टडी का ही टाइम टेबल बता रहा हूँ आपसे। ठीक है? तो अगर आप बिल्कुल फ्री हो, आपको कुछ और नहीं करना है, आपका फोकस केवल तैयारी है, देन ऑन एन एवरेज 6 घंटा आपको एक दिन में सेल्फ स्टडी को देना चाहिए अदर देन योर क्लासेस। ठीक है? इसके अलावा वो जो बच्चे हैं जो कॉलेज जा रहे हैं, वो जो बच्चे हैं जो जॉब वगैरह कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है। पर मैं एक बात बता दूं, अगर आप दोस्तों एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप किसी भी परिस्थिति में एक दिन के अंदर 3 घंटा सेल्फ स्टडी करना ही करना। 3 घंटे से कम का समय पर्याप्त समय नहीं माना जा सकता। अब आप ये कैसे मैनेज करोगे, सुबह जल्दी उठ के करोगे, रात को लेट कब पढ़ के करोगे, वो आपकी कंफर्ट के हिसाब से है। बट इतना आपको समय देना पड़ेगा अगर आपका जुडिशरी टारगेट है। ठीक है? उसके इससे कम में नहीं होगा, पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है? तो इस हिसाब से हम लोग समझते हैं। 6 बच्चे जो 6 घंटे तक का समय दे सकते हैं, वो बच्चे जो 3 घंटे तक का समय दे सकते हैं। अब ये जो समय है हमारे पास, हम इसको कैसे यूटिलाइज़ करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कितना समय दे रहे हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस समय में हम लोग कर क्या रहे हैं। कई बार बच्चे जो बहुत ज़्यादा समय दे रहे होते हैं, पर वो चीज़ें ऐसी कर रहे होते हैं जो अल्टीमेटली उनको बेनिफिट नहीं करती हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। और वो बच्चे जो शायद बहुत कम समय दे पा रहे होते हैं, फिर भी इस तरीके से उस समय को यूटिलाइज़ करते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाता है। और ये काफ़ी कॉमन है, आपने काफ़ी एग्ज़ाम्पल सुने होंगे, जहाँ पे नौकरी करते-करते लोगों का सिलेक्शन हो गया। या वो बच्चे जो अभी फाइनल ईयर में पहुँचे थे या फाइनल ईयर पास आउट होके जस्ट आए ही थे, उनका सिलेक्शन हो गया। ये सब इसीलिए हो पाता है क्योंकि ऐसे लोगों की जो टाइम यूटिलिटी है, वो बहुत बेहतरीन होती है। तो इसी की तरफ हम लोगों को फ़ोकस रखना है अपना। देखो दोस्तों, जब आप 6 घंटे
सेल्फ स्टडी करोगे। तो इसमें कुछ रूल्स होंगे। जब भी आप पढ़ाई करो तो हमेशा एक दिन के अंदर 2 सब्जेक्ट से ज्यादा मत पढ़ो। एक भी मत पढ़ो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि एक पढ़ो, एक भी मत पढ़ो। एक भी पढ़ना खराब है, 3 भी पढ़ना खराब है, 4 भी पढ़ना खराब है, 2 सब्जेक्ट्स पढ़ो। और मेरे हिसाब से वीकली बेसिस पे चीजों को चलाया करो, कम से कम। कि अगर ये वीक है तो पूरा वीक में ये 2 सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा या पूरा महीना इन 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ूंगा। कई बार क्या होता है, हर रोज बच्चे अलग-अलग सब्जेक्ट को उठा के पढ़ने लगते हैं। उससे क्या है ना, वही कंटिन्यूटी वाला फैक्टर नहीं आता है, मजा नहीं आता है, बोरियत होने लगती है। तो कोशिश करो 2 ही सब्जेक्ट्स को एक साथ पकड़ो, शुरू से लेके अंत तक। फिर चाहे हफ्तों में खत्म हो, चाहे 1 आध महीना लग जाए तो भी ठीक है। ठीक है? तो एक बार में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, 2 सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है? और वो जो 2 सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, दोनों ही सब्जेक्ट्स को, मैं इन बच्चों की बात कर रहा हूं अभी, जो 6 घंटा दे पा रहे हैं, दोनों ही सब्जेक्ट्स को आप 2 आवर्स दो। ठीक है? 2 आवर्स। और घड़ी से लगा के दो। और जरूरी नहीं है 2 घंटे की कंटिन्यूअस सिटिंग होनी चाहिए आपकी। जैसे मुझे लगता है सबसे ज्यादा बच्चों के लिए चैलेंज यही होता है, जो पढ़ाई करना अभी शुरू किए हैं, जिनको पहले से आदत नहीं है, कि उनकी सिटिंग कैपेसिटी नहीं। वो 15 मिनट फोकस कर पाते हैं, फिर फोकस बनता ही नहीं है। फिर लगता है कि फोन देख लूं, मैसेज देख लूं, अगर बैठा भी हूं तो दीवारों को देख लूं, आसमान को देख लूं, पेड़ों को देख लूं। और गलती उनकी नहीं है, क्योंकि उनको आदत नहीं है, उनका माइंड अभी ट्रेंड नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्त। आपको जो ओवरऑल टाइम देना है वो 2 घंटे को देना है एक एक सब्जेक्ट को। अब इस 2 घंटे को आप कैसे भी पूरा कर सकते हो। जैसे आइडियल ये रहेगा कि 1 घंटे पढ़ो लगातार, फिर ले लो 10 मिनट का ब्रेक, और फिर 1 घंटा पढ़ो। तो लगभग 2 घंटा 10 मिनट में आपका काम हो जाएगा। आपका पूरा जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 मिनट जा रहे हैं एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं। पर वो जो एफिशिएंसी अगर बनी रहेगी पूरे 1 घंटे के दौरान, उससे बेहतर कुछ नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि 1 घंटे भी लगातार बैठना बड़ा मुश्किल है, तो उसको और डिवाइड कर दो, 30-30 मिनट कर लो। पर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। कोशिश करो कि कम से कम 1 घंटा लगातार बैठने की तो आपकी सिटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। कल को जज बनोगे तो 8 घंटा बैठना है एक बेंच के ऊपर, तो कैसे ही बैठ पाओगे? तो उसी की तरफ अपनी एक ट्रेनिंग समझ लो। तो एटलीस्ट 1 घंटे की एक सिटिंग आप दो, लगातार, बिना उठे, बिना इधर-उधर कुछ भी देखे-दाखे, और फिर एक ब्रेक ले लो, फिर 1 घंटे के लिए बैठ जाओ। इस तरीके से जो भी 2 सब्जेक्ट्स आप पैरेलली चला रहे हो, उनको 2-2 घंटा आप लोग दोगे, और अच्छे से दोगे, तरीके से दोगे। हड़बड़ी में नहीं, बिल्कुल उस सब्जेक्ट को समझने के लिए दम लगाओगे। अब आप कहोगे सर 6 घंटे हैं, यहाँ तो 4 घंटे ही हुए, बाकी के 2 घंटे का क्या करेंगे? अब ये जो बाकी का 2 घंटा बचा, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे। इस 2 आवर्स में हम क्या करेंगे, हमारा जो 1 घंटा रहेगा, 1 आवर रहेगा, यहाँ पे हम हमेशा रिवीजन करेंगे। हमेशा रिवीजन करेंगे, कभी कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। और रिवीजन किस चीज का करेंगे? जो सब्जेक्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये जो आपके 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, इनसे पहले जो आपने 2 सब्जेक्ट चलाए थे, उन 2 सब्जेक्ट का आप रिवीजन करोगे। हाफ हाफ आवर्स, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स। ये सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं कि किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, खत्म कर देते हैं, और उठा के रख देते हैं कहीं स्टोर रूम, अपने दिमाग के स्टोर। और समय के साथ सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि नया सब्जेक्ट पढ़ोगे, वो नया 1-2 महीने खा जाएगा, तब तक पुराना सब कुछ निकल जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नया पढ़ना कंटिन्यूअसली जितना जरूरी है, रिवाइज करना भी कंसिस्टेंटली उतना ही जरूरी है। तो ये जो अभी आप 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उनसे पहले जो आपने 2 सब्जेक्ट पढ़े थे, जो आप कवर कर चुके हो ऑलरेडी, उनको आधा-आधा घंटा रोज रिवाइज करना है, शुरू से लेके एंड तक। और ये आपका क्रोनोलॉजी हमेशा चलते रहना चाहिए। जैसे नए 2 सब्जेक्ट्स पूरे हों, वैसे ही पुराने सब्जेक्ट का रिवीजन भी पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी 2 घंटे का जो 1 घंटा बचा, 1 आवर बचा, यहां पे आप अपने ऊपर काम करोगे, जिसमें आप 30 मिनट और 30 मिनट को डिवाइड करोगे फिर से। यहां पे 30 मिनट में एमसीक्यू, जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो करंटली, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है 30 मिनट रोज। 30 मिनट में ऑन एन एवरेज 50 क्वेश्चंस होने चाहिए। पर शुरू में अगर 30 भी हो पा रहे हैं तो ठीक। और बाकी की जो 30 मिनट बचे, यहां पे आपको दोस्तों आंसर राइटिंग करनी है। क्या करनी है? आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता
अगर आपकी आंसर राइटिंग की क्षमता नहीं है और आप भले ही कितना अच्छा क्यों ना लिखते हो, आप फिर भी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करें। निखार और आएगा, उसका कोई अंत नहीं है, जितना बेहतर हो सके उतना बढ़िया। ठीक है? तो ये हो गए आपके 6 घंटे। 2 घंटा नए सब्जेक्ट्स, 30 मिनट पुराने सब्जेक्ट्स का रिवीजन, 30 मिनट एमसीक्यू, 30 मिनट आंसर राइटिंग। और ये जो आपका टाइम टेबल रहेगा, ये मंडे से लेके सैटरडे तक है, जो आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। और एक और बात बता दूं, कई बच्चे ड्यूरेशन का तो ध्यान रखते हैं कि हमने आज 3 घंटा पढ़ा, 6 घंटा पढ़ा, पर टाइमिंग्स रोज बदलते हैं। किसी दिन 10 बजे से लेके पढ़ रहे हैं, किसी दिन शाम को 5 बजे से लेके पढ़ रहे हैं, ये भी नहीं करना है। शुरू में 1-2 बार कर लो, देख लो कि कब आप कौन से पॉइंट पे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हो, कब आपकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, बट रेगुलर बेसिस पे टाइमिंग चेंज नहीं करनी। एक फिक्स कर लो, कब से लेके कब तक पढ़ना है। एक पार्ट में पढ़ना है, 2 पार्ट में पढ़ना है, ये भी डिसाइड कर सकते हो कि 4 घंटा एक साथ पढ़ लिया, बाकी का 2 घंटा अलग ब्रेक के बाद पढ़ लिया। 4 घंटे सुबह कर लिए, 2 घंटे शाम को कर लिए, ऐसा आप कर सकते हो, पर कंसिस्टेंट टाइमिंग्स होनी चाहिए। आपके दिमाग में वो रजिस्टर हो जाए, टाइमिंग की जैसी घड़ी में लगे कि इतने बज गए, तो दिमाग कहे कि चलो भाई पढ़ाई का टाइम हो गया। दिस शुड बी द लेवल। ठीक है? ये आपका एम हो गया। अब आप सोचोगे संडे को क्या करेंगे? मेरे हिसाब से अगर आपने मंडे से लेकर सैटरडे तक कंसिस्टेंटली अपने टारगेट को फॉलो किया है, संडे को बिल्कुल पढ़ाई नहीं, बिल्कुल किताब छूनी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, ना नोट्स देखने हैं, कुछ भी रिवाइज नहीं करना है, कुछ भी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है। मस्त रहो, घूमो फिरो, मूवीज देखो, नेटफ्लिक्स देखो, जो पसंद है करना करो। संडे आपका है। ठीक है? वो आपको ज्यादा फायदा देगा, अगले हफ्ते के लिए रिचार्ज करेगा। पर अगर कभी आप मिस आउट कर गए थे किसी भी दिन में, आपको कहीं जाना पड़ा था या फिर कोई होता है, हजार चीजें हो जाती हैं, किसी का बर्थडे आ गया, कोई घर पे आ गया, तो फिर उसको कवर अप कर लो। संडे शुड बी योर बैकअप डे। अगर कभी कोई मिस आउट हो गया तो संडे को कर लेंगे कवर अप, वरना संडे मस्ती। ठीक है? ये तो हो गए वो बच्चे जो 6 घंटे का समय दे सकते हैं, उनका इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बन। अब आते हैं उन बच्चों पर जो 3 घंटे का ही समय दे पाएंगे। अब ये बच्चे क्या करें? ये सिचुएशंस को कैसे मैनेज करें? इनके लिए भी स्ट्रैटेजी बन सकती है, बनाई जा सकती है। इनको क्या करना है कि रोज वही 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने, ठीक है? और दोनों सब्जेक्ट्स को, या फिर इससे भी बेटर स्ट्रैटेजी मैं आपको दे सकता हूं। आप क्या करो, 2 सब्जेक्ट्स पढ़ो, ठीक है? और ये 2 सब्जेक्ट्स रोज मत पढ़ो। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे एक सब्जेक्ट पढ़ो 2 घंटा। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एक सब्जेक्ट पढ़ो 2 घंटा। ठीक है? तो 3 घंटे में से 2 घंटे सब्जेक्ट पढ़ना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे पहला सब्जेक्ट, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे दूसरा सब्जेक्ट। ठीक है? इस तरीके से डिवाइड करेंगे। एक एक घंटा पर डे के बेसिस पे भी कर सकते हो, पर 1 घंटे में कुछ होता नहीं है कवर, तो मजा नहीं आता। तो 2 घंटे पढ़ो एक सब्जेक्ट को, 3 दिन इसको, 3 दिन उसको, तो आपके 3 आवर्स के 2 आवर्स तो हो गए। अब बचा कितना टाइम आपके पास? 1 घंटे का टाइम बचा। 1 घंटा ये जो बचा, इसमें भी आप डिवीजन करो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे रिवीजन। जो पुराने 2 सब्जेक्ट्स आप पढ़ चुके हो, उनका 30 मिनट्स रिवीजन। ठीक है? 30 मिनट्स दोनों सब्जेक्ट्स का रिवीजन। कब? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो जो 1 घंटा बच रहा था मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को, वो चला गया आपका किसके लिए? रिवीजन के लिए। तो 2 घंटा नया सब्जेक्ट पढ़ लिया, 1 घंटा रिवाइज कर। और इसके अलावा जो थर्सडे है, फ्राइडे है और सैटरडे, इसमें ये जो 1 घंटा बच रहा है, उसमें रिवीजन नहीं करना। उसमें 30 मिनट्स एमसीक्यू और 30 मिनट्स आंसर राइटिंग। ठीक है? तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 2 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ लिया और 1 घंटे में एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर ली उन दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड, और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर ली। तो इस तरीके से 3 घंटे में आप अपना एक बैलेंस टाइम टेबल बना सकते हो। तो 6 घंटे वालों के लिए ऑब्वियस सी बात है, स्कोप ज्यादा है, वो जल्दी प्रोग्रेस करेंगे।
पर 3 घंटे वाले भी अपनी सिचुएशन के हिसाब से काफी बेहतर कर पाएंगे अगर वो इस टाइम टेबल को मेंटेन करते हैं, फॉलो करते हैं। पर दोस्तों एक बात मैं फिर से दोहराऊंगा, मुझे अभी भी पता है कि इस वीडियो को देख के आप में से काफी लोग इंस्पायर होंगे और टाइम टेबल बनाएंगे। पर मैं आप बताऊं, टाइम टेबल बनाना जितना आसान है, उतना ही कठिन उसको फॉलो करना है। ठीक है? तो जो सबसे बड़ी चीज जो आपको सीखनी है या अपने ऊपर काम करना है, वो है कंसिस्टेंसी। कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा जो अपने आप से वादा है कि मैं इस टाइम टेबल को फॉलो करूंगा, वो मुझे करना है किसी भी परिस्थिति में, एट व्हाटएवर कॉस्ट। और मैं आपको बता दूं, शुरू में ये आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। आप में से 80% लोग, आई एम टेलिंग यू, नहीं कर पाएंगे इस चीज को। पर कोशिश करो आप लोग कि आप उस 80% को बिलोंग मत करो, बचे हुए 20% को बिलोंग करो, जो इस टाइम टेबल को कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाए। तो कंसिस्टेंसी इज द की, उस पे काम करना है। बाकी मुझे बताइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल मेरा दोस्तों आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, हाफिज लीगल, आप इसको ज्वाइन करो। बताइएगा आपको क्या बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं, या फिर और कुछ आपको सजेशन चाहिए, या कोई और आपकी स्पेशल सिचुएशन है, तो मेरे को जरूर बताइएगा। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी टाइप करके आप बता सकते हो कि आपका अगर कुछ है अपनी तरफ से जो एक्सप्रेस करना चाहते हो, या मेरी राय चाहते हो किसी पॉइंट पे, तो जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक जरूर करिए, और आप चाहते हो कि फ्यूचर में भी मैं कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी बेस्ड सेशंस बनाऊं, तो जरूर मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। सेशन को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में बताओ आपकी क्या राय है। बाकी आज्ञा दीजिए अभी के लिए। नमस्कार।